तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के 8th डेली क्वेश्चन सॉल्विंग की। ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे यार, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पर आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द context of demographic dividend, age dependency ratio is best defined as the ratio of dependents of which age group। तो भाई, एज डिपेंडेंसी रेशियो आपका क्या होता है? बेसिक इंडिकेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है आपका प्रोपोर्शन। किसका? वर्किंग एज का। वर्किंग एज कितनी आती है? वर्किंग एज पॉपुलेशन आती है 5 से लेके 59 तक। ठीक है। और क्या बोलते हैं, कुछ केसेस में ये आपकी 5 से लेके 64 तक भी काउंट की जाती है। ठीक है। तो भाई 15 ईयर से काउंट की जाती है, 18 ईयर से आपकी काउंट नहीं की जाती। पीपल यंगर देन 15 और ओल्डर देन 59 टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये आपकी एज डिपेंडेंसी रेशियो आता है। ठीक है। वर्किंग जो आपकी पॉपुलेशन होती है अलग अलग जॉब्स में, चीजों में पार्टिसिपेट करती है। एज डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट्स, जो डिपेंडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके 15 ईयर से यंगर होते हैं और 59 ईयर से ओल्डर होते हैं, ठीक है, टू द वर्किंग पॉपुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स सेंचुरी एंड द स्टेट। तो भाई, बखीरा वाइल्ड लाइफ जो है वो उत्तर प्रदेश सेंचुरी, यानी कि उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है। बिल्कुल सही। ठीक है। बखीरा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है यूपी में, ये बेसिकली आपके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे होते हैं। ठीक है। उनको एक जगह अवेलेबल करवाती है जो माइग्रेट करते हैं। उसके बाद विथंगल वर्ड सेंचुरी आपकी केरला सेंचुरी बिल्कुल गलत, विथंगल आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भाई गलत आ गया। और फिर आता है लास्ट में आपका खिसादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात। तो भाई खिसादिया जो है वो कोस्टल वेटलैंड है और ये आपका गुजरात में लाई करता है। आंसर हुआ फर्स्ट एंड थ्री। ना क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड द रिवर कंसर्न रिवर। तो भाई रिहंद डैम जो है वो क्या बेतवा रिवर पर है? बिल्कुल नहीं भाई। रिहंद डैम को हम किस नाम से भी जानते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी जानते हैं। लार्जेस्ट डैम की कैटेगरी में आता है इंडिया में बाय वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो। और जो रिजर्वायर है रिहंद रिहंद डैम का, उसी को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो इंडिया का। ठीक है। तो भाई इसको देखा जाए तो ये कहां पर है? ये आपकी सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। ये वहीं पर लोकेटेड है। तो भाई ये आपका क्या हुआ? गलत हुआ। उसके बाद आता है सलाल डैम। सलाल डैम क्या चेनाब पर बना हुआ है? बिल्कुल सही। सलाल जैब डैम जो है वो चेनाब पर बना हुआ है। सलाल पावर स्टेशन भी बना हुआ है वहां पे। उसके बाद आता है मैथुर डैम कावेरी पर। बिल्कुल सही। मैथुर डैम जो है वो कावेरी रिवर पर बना हुआ है। और फिर हीराकुद डैम महानदी पर। बिल्कुल सही, उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। इसका आ जाता है आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। Consider the following statement with reference to atomic minerals. Uranium is not found in hilly areas of India। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि भाई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश की, इसके साथ साथ उदयपुर, अलवर, झुंझुनू वगैरह, यहाँ पर ये जो कुछ आपके कॉपर बेल्ट वाले एरियाज है, यहाँ पर आपके कुछ कुछ पॉकेट्स जो हैं वो यूरेनियम के मिले हैं। ठीक है। तो भाई ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हिली एरियाज में नहीं मिलता। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलिमेनाइट इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ कर्नाटक। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जो थोरियम होता है वो मोनोजाइट और एलिमेनाइट जो आपकी होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनके जो बीच सैंड्स होते हैं अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला और तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है। तो भाई इसके साथ साथ सम यूरेनियम इज फाउंड इन द कॉपर माइंस ऑफ उदयपुर इन राजस्थान। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। तो भाई इसमें आएगा आपका थ्री ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्बेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द, क्या ये प्रोसेस है? कन्वर्बेशन बेसिकली आपका अर्बन डेवलपमेंट बाय मर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सेपरेट टाउन्स। रैपिड इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो इस सिटी की बाउंड्री जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है। एक अर्बन सेंटर दूसरे अर्बन सेंटर के साथ में क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। इसी प्रोसेस को भाई आपका कन्वर्बेशन कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। Cetaceans are often referred to as sentinels of ocean health. In this context, which of the following is are classified as cetaceans? Cetaceans भाई कौन कौन से होते हैं?
तो रिसेंटली क्या है कि भाई बर्ड फ्लू जो है वो मिला है कैटाशियंस में। ठीक है। ये क्या बोलते हैं, आपके मरीन मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें आपके डॉल्फिन्स, पोर्पोइज और वेल्स वगैरह भी आ जाती हैं। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वेल्स। जेलीफिश नहीं होती, शार्क्स इस कैटेगरी में नहीं आती हैं। आंसर विल बी टू ओनली। ठीक है, इनको सेंटिनल्स ऑफ ओशन हेल्थ भी कहा जाता है कि मरीन इकोसिस्टम की जो डायनेमिक्स होती हैं उसको बैलेंस करने में इनका बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कल्टिवेबल एरियाज अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के द्वारा जो भाई कल्टिवेबल एरियाज है जिन पे आप खेती कर सकते हो, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। तो भाई इसमें आपका आ जाता है सीधा सीधा, सबसे भाई टॉप इसमें करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद में इसमें नंबर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आता है, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक एंड देन मध्य प्रदेश। ये ऑर्डर है, सिंपल सा है। ठीक है। सॉइल कवर जो है, सॉइल इरोजन की वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस और इरोजनल प्रोसेस हैं लाइक रनिंग वाटर, विंड वगैरह, ये सब एक साथ चलते रहते हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है। ये डाटा किसने भाई आपका पब्लिश किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है, इसको कहा जाता है डिग्रेडेबल एंड वेस्टलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेटस एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीएआर के साथ साथ नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इसको मिलके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शुमंग लीला। शुमंग लीला बेसिकली क्या है? अभी रिसेंटली आपका ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल जो था वो इम्फाल में स्टार्ट हुआ था, 50th एडिशन था उसका। तो इट इज अ ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल। तो भाई अभी बताया मणिपुर का है, तो भाई ये गलत है। इट इज परफॉर्म्ड ओनली बाय फीमेल आर्टिस्ट, नहीं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल आर्टिस्ट का जो रोल होता है वो भी मेल आर्टिस्ट और मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं, सॉरी फीमेल क्या बोलते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनका रोल मेल एक्टर्स प्ले करते हैं, और जो मेल आर्टिस्ट होते हैं उनका रोल फीमेल कैरेक्टर्स जो होती हैं वो प्ले करते हैं। तो भाई ये भी गलत है। तो भाई इसका आएगा नीदर वन नॉर टू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ बायोड्रेनेज। बायोड्रेनेज क्या होता है? बायोड्रेनेज जो होता है इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि पंपिंग ऑफ एक्सेस वाटर बाय डीप रूटेड वेजिटेशन थ्रू ट्रांसपोरेशन यूजिंग देयर बायो एनर्जी। ये होता है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स माउंटेन्स एंड द हाईएस्ट पीक। तो भाई एटलस की हाईएस्ट पीक आपकी टोपकाल है, बिल्कुल सही है। ठीक है। एटलस जो माउंटेन्स हैं आपकी, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न स्ट्रेच है इनका अफ्रीका का। ठीक है, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया वगैरह, वहां पर आपकी लाई करती है टॉप का। ठीक है। साउथ वेस्टर्न मोरक्को में लाई करती है। ये आपके माउंटेन्स अफ्रीका प्लस यूरोपियन प्लेट्स के कोलाइड होने से फॉर्म हुए थे। फिर आता है एल्प्स, माउंट एल्ब्रस। तो भाई पेयर टू आपका सही नहीं है। माउंट एल्ब्रस नहीं है, यहाँ पर आता है माउंट ब्लैंक। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका एंडीज। एंडीज का हाईएस्ट पीक है ओजोस डेल सेलेडो। क्या ये सही है? तो भाई ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? यहाँ पर इसका आंसर है माउंट, क्या नाम है इसका, एकॉन कैगुआ। हाँ, माउंट एकॉन नाम होता है इसका। तो भाई ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो भाई यहाँ पर आता है आपका फर्स्ट ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। With reference to the electronics manufacturing industry in India, consider the following statement. सबसे पहला, the electronics manufacturing industry in India is valued at more than $100 billion. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है 2026 तक $300 बिलियन का जो है वो हम एम रखना चाहते हैं। लेकिन क्या अभी इंडिया की करंट सिचुएशन $100 बिलियन है? बिल्कुल नहीं। $76 बिलियन पे वैल्यू करते हैं हम। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर वैल्यूड एट मोर देन $10 बिलियन। क्या ये सही है? ये सही है भाई। ठीक है। अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो आपका 21 से लेकर $25 बिलियन के बीच में है। मोबाइल फोन्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स। तो भाई जो मोबाइल फोन्स हैं, ठीक, ये आपका सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पे आपका इंडिया फिलहाल आ जाता है।
ठीक है, तो भाई स्टेटमेंट आपका थ्री भी सही है, तो भाई टू एंड थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, जिसको SSW कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट आता है, इट इज कॉज्ड बाय द कोल्ड सिंकिंग एयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये बिल्कुल सही है। देखो SSW में होता है क्या है कि हर साल विंटर के टाइम में जो आपकी वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वो पोलर एरियाज में क्या करते हैं, सर्कुलेट करती हैं, और फिर उस पोलर एरियाज में स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वहां पर सर्कुलेट करती है, इसको स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, कोल्ड एयर हाई होता है, आर्कटिक रीजन के आसपास ब्लो करता है, तो SSW के टाइम पे क्या होता है कि पोलर वॉर्टेक्स जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, टेम्परेली कह लो, या फिर और रिवर्स करता है भाई आपका ईस्ट से लेके वेस्ट की डायरेक्शन में, तो ये कोल्ड एयर होती है, फिर ये भाई नीचे की तरफ आती है बहुत तेजी से। ठीक है, और इसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से आप बढ़ता है। ठीक है, इसको एडियाबेटिक हीटिंग कहते हैं। एडियाबेटिक हीटिंग आपकी एक लेयर से दूसरी लेयर तक होती है। ठीक है, सॉरी एडियाबेटिक, सॉरी एडियाबेटिक आपकी हॉरिजॉन्टली एक जगह से दूसरी जगह के लिए होती है। तो भाई ये आपका स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होता है। इट इज नेचुरल फ्लक्चुएशन हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द नदर्न हेमिस्फेयर, तो भाई बिल्कुल गलत। ठीक है, SSWs आपके नेचुरल फ्लक्चुएशंस नहीं होते एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, कई बार 10-15 सालों में 6-7 बार होते हैं। तो भाई ऐसा कोई फिक्स पैटर्न जो है वो नजर नहीं आया है, तो भाई इसमें फर्स्ट ओनली आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाइटनिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद कन्वेक्टिव क्लाउड्स, क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल सही है। लाइटनिंग नेचुरली अकरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, जिसके दौरान दो इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजन जो होते हैं एटमॉस्फेयर में होते हैं वो मिलते हैं, जिसमें से एक ग्राउंड पे भी हो सकता है, और ये उसको टेम्परेली क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपका गीगा जूल ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, तो भाई लाइटनिंग आपके कन्वेक्टिव क्लाउड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दूसरा, लाइटनिंग इज द मेन फीचर ऑफ द एक्टिव फेज ऑफ द मॉनसून सीजन, तो भाई मॉनसून क्लाउड्स जो होते हैं भाई आपके वो बेसिकली कौन से होते हैं, स्ट्रेटिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो लाइटनिंग जनरली जो एक्टिव फेज होता है मॉनसून सीजन का उस टाइम पे नहीं अकर होता है, कन्वेक्टिव एक्टिविटी ब्रेक के टाइम में होता है, मॉनसून का जब ब्रेक होता है ना तब भाई कन्वेक्टिव क्लाउड्स आपके फॉर्म होते हैं, तो भाई ये आपका फॉल्स हुआ, फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू द कोर्स ऑफ अ रिवर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो आपने रिवर के कोर्स के बारे में पढ़ा होगा, सबसे पहले अपर कोर्स आता है रिवर का, किसी भी रिवर का, फिर उसके बाद उसका मिडिल कोर्स आता है, और मिडिल कोर्स के बाद में उसका लोअर कोर्स आता है। हर कोर्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, लाइक ये आपका अपर कोर्स हो गया, फिर आपका मिडिल कोर्स, और फिर लोअर कोर्स, ये लैंड के टिल्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, और हर कोर्स में भाई आपके अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका निर्माण रिवर के फ्लो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आता है, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल्स कैन अकर एट एनी पार्ट ऑफ द रिवर कोर्स, तो भाई इसमें आपका पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। रैपिड्स होते हैं, कैटरैक्ट्स होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, ये बेसिकली किसी भी रिवर के किसी भी कोर्स में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये भाई आपके अपर कोर्स में होते हैं, जो आपका माउंटेनियस कोर्स होता है जहां पर लैंड का टिल्ट बहुत स्टीपली चेंज होता है ना। वाटरफॉल तब होता है जब हाइट से पानी आपका गिरता है, रैपिड्स तब होता है भाई जब आपका पानी में काफी ज्यादा टर्बुलेंस होता है, लाइक ऋषिकेश में आपने देखा होगा रैपिड्स जो है वहां पर राफ्टिंग की जाती है। फिर a river rejuvenation occurs when there is a depression of land or a rise in sea level, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? रिवर रिजुविनेशन से हम क्या समझते हैं? हाँ, रिवर रिजुविनेशन जो होता है भाई आपका, ये बेसिकली आपका एक नेगेटिव मूवमेंट होता है जब एक अपलिफ्ट होता है जो लैंड का, जो उठा हुआ एरिया होता है, या फिर हम अगर हम सी लेवल के फॉल को समझ लें कि भाई सी लेवल में जो होती है गिरावट होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्लोप होता है काफी स्टीप होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। तो भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो एक्टिव डाउन कटिंग होती है रिवर की वो रिन्यू होती है, लेकिन रिवर रिजुविनेशन जो होता है वो बेसिकली टेक प्लेस नहीं करता है, तो भाई ये आपका गलत हुआ। अब इसमें आता है भाई आपका वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
Consider the following pairs: hills and ranges and the state concern. तो भाई, लुशाई लुशाई हिल्स आपके नागालैंड को बिलोंग करते हैं क्या? लुशाई हिल्स आपके नागालैंड को बिलोंग नहीं करते। ठीक है। लुशाई हिल्स आपकी क्या बोलते हैं, मिजो हिल्स की कैटेगरी में आते हैं। मिजोरम प्लस मणिपुर, यहाँ इन दोनों स्टेट्स में बिलोंग करते हैं। पटकई रेंज सिस्टम है, उनके पार्ट होते हैं ये। इनको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। उसके बाद आता है डाफला। डाफला माउंटेन्स क्या आपके मिजोरम को बिलोंग कर, सॉरी, मिजोरम को बिलोंग करते हैं। तो भाई डाफला हिल्स जो है आपके, ये अरुणाचल और असम को बिलोंग करते हैं। फिर आता है बरेल, अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करता है। तो भाई बरेल जो है भाई आपका, ये नॉर्थ ईस्ट में ही है। ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर के बेसिन में लाई करता है। ये आपका नागालैंड प्लस मणिपुर और असम साइड में, मेघालय साइड में पड़ जाता है ये, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं आता। तो भाई इसमें से कोई भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। Question number 16. Which of the following constitute an indirect source of information about the interior of the earth? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम किसको मान सकते हैं अर्थ के इंटीरियर की स्टडी के लिए? तो इसमें आपका वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं। वोल्केनिक इरप्शन आपके डायरेक्ट सोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स मतलब जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा बाहर निकल के आता है, उसकी स्टडी की जा सकती है। तो ये आपका गलत हुआ। मीटियोइड्स क्या आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं? मीटियोइड्स आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी, तो भाई बिल्कुल ग्रेविटेशन वगैरह आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ भी उसी की कैटेगरी में आता है, और सीस्मिक स्टडी भी, आप एक्टिविटी भी उसी की कैटेगरी में आता है। तो भाई आपका 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लेशियल लैंडफॉर्म? तो देखो, इसमें सही आंसर है आपका द माउंट एवरेस्ट इज अ हॉर्न फॉर्म्ड बाय हेडवर्ड इरोजन ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स आपके वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जो ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होते हैं। इसमें आपके सर्क्स आ जाते हैं, ठीक है, हॉर्न्स आ जाते हैं, एस्कर्स आ जाते हैं, ड्रमलिन्स आ जाते हैं, क्रैग एंड टेल आ जाते हैं। ये सब आपकी चीजें होती हैं, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के ही पार्ट होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज रोड नेटवर्क। द नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ बट कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेशनल हाईवे सिर्फ 2% आपका टोटल रोड लेंथ का कवर करता है, लेकिन 40% रोड ट्रैफिक झेलता है। स्टेट हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। बिल्कुल गलत है ये। स्टेट हाईवेज जो है इनको स्टेट गवर्नमेंट का मेंटेन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है। स्टेट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ज्वाइन करना इनका काम होता है। नेशनल हाईवे से कनेक्टेड रहते हैं। ये आपके 3% टोटल रोड लेंथ को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज द टर्म होम शोरिंग एसेंशियली रेफर्स टू अ। होम शोरिंग क्या होता है? होम शोरिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल मॉडल है जिसमें एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और परफॉर्म करते हैं सारे टास्क को, या तो होम से या फिर किसी एक्सटर्नल ऑफिस से। ठीक है, तो इसी टर्म को भाई आपका होम शोरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट इज एन एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन दैट रन्स विया द नॉर्थ सी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट आपकी एक पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन है, जो आपकी रशिया, जो है रशिया से लेके जर्मनी तक जाती है विया द बाल्टिक सी। ठीक है, तो भाई एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन है जो नॉर्थ सी के थ्रू जाती है, नहीं जाती, गलत है इसी वजह से। इट क्रॉसेस द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ द ओनली जर्मनी एंड रशिया। तो भाई नॉर्थ स्ट्रीम जो है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जो है बहुत सारी कंट्रीज को क्रॉस करती है, लाइक रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी वगैरह। ठीक है, तो भाई ये आपका सही नहीं है, नीदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ओर्स एंड द लोकेशन। बॉक्साइट, मैकॉल हिल्स। क्या ये सही है? बॉक्साइट आपका मैकाल हिल्स में मिलता है कि नहीं मिलता? देखो, इंडिया के जो बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो हमें मेनली मिलते हैं अमरकंटक प्लेट्यू में, मैकाल हिल्स में भी मिलते हैं। ठीक है, बिलासपुर कटनी वाला जो एरिया है उसमें भी मिलते हैं। तो ये ट्रू हुआ।
सेकंड बात करते हैं कॉपर, वो क्या आपका बालाघाट में मिलता है? तो भाई कॉपर आपका बालाघाट में बिल्कुल, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश की, इसके साथ साथ खेतरी माइंस है राजस्थान की झुंझुनू के पास में, ठीक है। सिंघभूम माइंस हैं आपकी झारखंड में, ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर की। और फिर सबसे लास्ट में मीका, नेलोर, तो भाई ये भी सही है भाई, मीका का जो नेलोर बेल्ट है आंध्र प्रदेश का, वो भी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है मीका का। तो भाई तीनों ही पेयर जो है आपके सही है। Now, coming to question 22, which of the following factors can influence the distribution of population? पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भाई किन फैक्टर्स की वजह से आपका इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? तो भाई मिनरल डिपॉजिट्स, बिल्कुल देखो, कुछ आपके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपका किस तरह की जमीन है, ठीक है, लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं, वो आ जाते हैं। क्लाइमेट आ जाता है आपका, सॉइल, वाटर, और सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज वगैरह। तो मिनरल डिपॉजिट जो है आपकी, वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है? वो आती है आपकी दूसरी कैटेगरी में, जो होती है आपकी इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें आपका अर्बनाइजेशन आ जाता है, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन वगैरह। मिनरल्स आ जाती हैं, इनकी वजह से रॉ मिनरल्स जो आपकी इंडस्ट्रीज बनाती हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। तो भाई मिनरल्स आपकी इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती हैं, ये भी इसी के अंडर में आता है, सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है भाई, वो किसके बीच में आता है? वो आपका आ जाता है ज्योग्राफिकल में। टोपोग्राफी, वो भी ज्योग्राफिकल में आ जाता है। अर्बनाइजेशन आपका अगेन इकोनॉमिक में आ जाता है। इसके साथ साथ कुछ आपके कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पोर्ट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पोर्ट्स वाले सेक्शन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो भाई कांडला, क्या ये आपका टाइडल पोर्ट है? कांडला जो आपका कच्छ में पड़ता है, ये कराची का जो पोर्ट है पाकिस्तान के पास चला गया था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। टाइडल पोर्ट है, बिल्कुल सही। ट्यूटिकोरिन आपका नेचुरल हार्बर है भाई, ट्यूटिकोरिन जो है आपका, वो आपका नेचुरल हार्बर है, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु में लाई करता है। कोलकाता इनलैंड रिवरीन पोर्ट, तो भाई बिल्कुल सही, कोलकाता इनलैंड रिवरीन पोर्ट है। ये रिवर के माउथ पे बेस्ड है, हुगली पे। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट, तो भाई विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंड लॉक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आयरन एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। 1 2 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन द सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, गांव से लेके शहर का जो माइग्रेशन है, इस बारे में पूछा जा रहा है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्ट एज अ पुल फैक्टर फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। पुल फैक्टर, पुश फैक्टर्स के बारे में मैंने पहले भी एक डीपीएस में बताया था। पुश फैक्टर्स क्या करते हैं? लोगों को इनकरेज करते हैं कि अपनी जगह छोड़ के वो दूसरी जगह आपकी जाएं, ठीक है। तो ये नेगेटिव होते हैं। और पुल फैक्टर्स होते हैं, वो नए माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपके होते हैं पॉजिटिव। कुछ फैक्टर्स में आपके लड़ाई झगड़े हो गए, ड्रॉट हो गया, फेमाइन हो गया, ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वगैरह वगैरह, ये सब आपके पुल फैक्टर्स में आ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल टू अर्बन आपका पुश फैक्टर में आता है। अनरेगुलेटेड माइग्रेशन रिजल्ट इन इलीगल सेटलमेंट्स इन स्लम्स इन अर्बन एरियाज, बिल्कुल। अनरेगुलेटेड जो आपका माइग्रेशन होता है, उसकी वजह से कई इधर उधर के देश के घुसपैठिए भी इलीगल सेटलमेंट और आपकी झुग्गी झोपड़ियां बना लेते हैं अर्बन एरियाज में। तो भाई ये सही है, टू ओनली। सबसे लास्ट आता है आपका, दीज सेटलमेंट्स आर फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, लोकली नोन एज पारा, पल्ली, नगला एसेट्रा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। They are often motivated by social and ethnic factors. Such types of settlements are frequently found in the lower valley of Himalayas and the middle and lower Ganga plain. हम किस तरह के ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं? तो देखो, आपके सेटलमेंट्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, हेमलेटेड, सेमी क्लस्टर, डिस्पर्स्ड और क्लस्टर। अगर हम हेमलेटेड की बात करें, जो कि इस केस में सही आपका आंसर है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हेमलेटेड फैक्टर्स, हेमलेटेड के अंडर में आ जाती हैं। अब आपके क्लस्टर्ड कौन से होते हैं? क्लस्टर्ड सेटलमेंट आपके रूरल सेटलमेंट होते हैं, जो कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोजली बिल्डअप हाउसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर घर एक तरफ होते हैं, खेत वगैरह दूसरी तरफ होते हैं। डिस्पर्स्ड आते हैं आपके, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट जो होते हैं, ये आपके आइसोलेटेड हट्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं। कुछ हट्स का जो आपकी जंगल वगैरह में बने होते हैं, छोटे छोटे फार्म्स पे या हिल्स पे बने हुए होते हैं। और फिर आते हैं आपके सेमी क्लस्टर्ड। तो सेमी क्लस्टर्ड आपके वो सेटलमेंट्स होते हैं जो बेसिकली किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डिस्पर्स सेटलमेंट के तौर पे उनको बसाया गया हो, ठीक है। सेग्रीगेशन टाइप का रहता है इसमें। तो यहाँ पर मित्रों हमारा जो डीक्यूएस एट्थ है वो खत्म हो चुका है।
ठीक है। आई होप कि आप इनको पूरी सिंसेरिटी के साथ में सॉल्व कर रहे होंगे। आ, दिन बहुत कम बचे हुए हैं, प्रैक्टिस आप लोगों को बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं भाई खुद के साथ। ठीक है। मेहनत एक ऐसी चीज है भाई जो आप खुद के लिए ओ करते हैं, खुद को ओ करते हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना है भाई। ठीक है। तो भाई मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।